स्वागत है आप सभी का। इसके पहले हमने मेंडलवाद पढ़ा है और मेंडलवाद में दो नियम हमने पढ़े हैं। एक है प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब एक प्रभावी लक्षण अपने अपोजिट अप्रभावी लक्षण के साथ जब क्रॉस करता है तो जो अगली पीढ़ी होती है, नेक्स्ट जनरेशन, इसमें जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो जो नेक्स्ट पीढ़ी होगा, पहला जनरेशन होगा, उसमें सभी लंबे पौधे होंगे। यही प्रभाविता के नियम में दर्शाया गया है। अब दूसरा आता है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए थे, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए थे, उन दोनों का आपस में सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, यानी स्वयं क्रॉस कराया जाता है। यानी इन दोनों का ही आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया स्मॉल टी। इसको हम चेकर बोर्ड, जो कि उन्नत चेकर बोर्ड कहलाता है, इसकी मदद से भी हम दर्शा सकते हैं। और इसके लिए हमको एक चौकोर बोर्ड बनाना होगा जो कि पुन्नट के नाम से फेमस है। इसमें क्या करेंगे कि हम पहले वाले को लिख देते हैं ये, और इस तरह से, फिर दूसरे वाले को लिख देंगे, दोनों का इस तरह से। अब हम इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये इसके 4 लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यह नियम यह कहता है कि जब पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए लक्षणों का आपस में स्वयं क्रॉस कराते हैं, आपस में ही सेल्फ क्रॉस होता है, तो जो इसका अगली पीढ़ी में जो फिनोटाइप होता है। अब फिनोटाइप क्या है, समझने वाली बात है। फिनोटाइप का मतलब जो आकृति बाहर से दिखती है वह उसका फिनोटाइप होता है, और जीनोटाइप जो उसके जीन्स में परिवर्तन होते हैं, जो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसका जीनोटाइप होता है। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करें यहाँ पर, जैसे हम फिनोटाइप को F से लिखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि यह जो है यह लंबा है, यानी शुद्ध लंबा है, यह लंबा है, संकर लंबा है, यह भी संकर लंबा है। तो हम यहाँ ये नहीं देखेंगे कि यह शुद्ध है कि संकर है, ये तीनों हमको लंबा दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो यानी जो लंबा होगा वह कितना होगा, 3 पौधा संबंधे। अब क्या होगा, जो बौने पौधे हैं, बौना, वह कितना है, 1। तो इसका फिनोटाइप क्या हुआ, लंबा और बौने पौधे का अनुपात 3 संबंधे 1 होगा। अब हम जीनोटाइप की बात करेंगे। तो जीनोटाइप में क्या होगा, हम इसके जीन्स में देखेंगे, इसके गुणसूत्र में देखेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी, ये संकर लंबा है, यह भी संकर लंबा है जो कि हाइब्रिड कहलाते हैं, और एक शुद्ध बौना है। तो इसमें जो स्वक्रॉस हुआ था पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए पौधे से, वो क्या होता है कि जब ये अगली पीढ़ी में जब ये पहुंचते हैं इनके लक्षण F2 जनरेशन में, तो क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण था शुरू में और जो अप्रभावी लक्षण था, ये दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पृथक हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। तो इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ क्या होगा, शुद्ध लंबा बराबर 1, उसके बाद हो गया संकर लंबा, यह हो गया कितना, 1 1 2 होंगे, और शुद्ध बौना यह कितना होगा, 1। तो इसका जो जीनोटाइप होगा तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यही इसका जीनोटाइप है। ठीक है,
तो फिनोटाइप इसका 3 संबंधी होगा और जीनोटाइप 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होगा। यह जो है मेंडल का दूसरा नियम है जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी जब दो समान जैसे जो इसका जो गैमीट है, जब गैमीट समान होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे अगर लंबाई के लिए टाल है तो इसमें कैपिटल टी है। अगर यह एलील यानी जो जोड़े का एलील है, अगर दोनों एलील एक दूसरे के समान एक जैसे हैं तो इसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहेंगे? होमोजाइगस या समयुग्मी। होमोजाइगस या समयुग्मी कहते हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि जब जोड़े में दो तरह के होंगे, एक आपने देखा कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जब जोड़े में विपरीत एलील होते हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से विपरीत हैं, तो इनको कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इसको कहते हैं विषम युग्मी। ठीक है ना? तो और ये जो है ये कारक जो है ये एलील कहलाते हैं। मतलब एलील की परिभाषा क्या होगी कि किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले कारक जो युग्म में भाग लेते हैं वो एलील कहलाते हैं। अगर वे एलील अगर जोड़े में समान हैं, जैसे कि कैपिटल टी तो समयुग्मी होमोजाइगस कहलाएंगे। अगर यह जोड़े में भिन्न है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यह क्या कहलाएंगे? यह हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं अब मेंडल के थर्ड नियम पर, मेंडल के तीसरे नियम पर। यहाँ हमको एक चीज और ध्यान देना है कि यह जो प्रथम नियम है और यह जो द्वितीय नियम है, मेंडल का प्रथम और द्वितीय यानी प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, इन नियम को हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस का नियम मतलब जब एक ही लक्षणों का क्रॉस होता है, जब एक ही लक्षण को लेकर के एक ही लक्षण को चुन करके तो हम क्रॉस कराते हैं तो उसको एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब एक से अधिक लक्षणों को, जैसे दो लक्षणों को अगर एक साथ लेके हम क्रॉस कराएंगे तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब हम मेंडल का जो थर्ड नियम पढ़ेंगे वह द्विसंकर क्रॉस ही कहलाता है, या दो लक्षणों का क्रॉस या दो लक्षणों का युग्मन कहलाता है। तो जो मेंडल का जो तीसरा नियम है वह नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब जोड़े के लक्षणों को आपस में क्रॉस कराते हैं, जब परस्पर विपरीत जोड़े के लक्षणों को जब क्रॉस कराते हैं तो जो अगला जनरेशन होता है, जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है, उसमें इनका अनुपात हमेशा 9:3:3:1 होता है और ये स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जैसे अगर हम लेते हैं मटर का जो गोल दाना होता है, मटर का जो गोल दाना है राउंड, और वो जो कलर उसका होगा वह पीला होगा। ठीक है? तो RRYY यानी गोल और पीला होगा, गोल पीला। और इसका अपोजिट हम लेते हैं तो यह होगा झुर्रीदार और हरा, इसको कहेंगे झुर्रीदार और हरा। ठीक है? अब हम इसको आगे की प्रक्रिया में देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे RY R, फिर क्या करेंगे R को एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, और इसको इसके साथ कर देंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब यही जो प्रोसेस है, अब इसको हम एक साथ जो है इसका हम क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल R को Y के साथ देंगे, कैपिटल R कैपिटल Y
कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है। हमको यहाँ एक चीज ध्यान देना होगा कि जो हमारा पहला जो ये हमारा लक्षण है, जो एलील्स हैं, इनमें दोनों कैपिटल होने चाहिए और लास्ट वाले में दोनों स्मॉल होंगे, तभी हम आगे इसकी क्रिया बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब हमको बोर्ड बनाना है 16 खानों का। 16 खानों का हम बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, ये 4 अलग अलग पार्ट हैं, तो चारों को इस पर लिखना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन्हीं को फिर हम ऐसे खड़े में भी लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सभी खानों को भरेंगे, फिर हम लक्षणों को क्लियर कर पाएंगे। जैसे अगर आप इसको देखते हैं, पहले इनको सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर यहाँ होगा कैपिटल आर और होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर इसके साथ लेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका लेंगे हम इनके साथ सीरियली, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें होगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। यहाँ होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ आएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें आएगा आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी हमको एक चीज देखना है कि जो हमारा पहला खाना होगा इसमें सभी कैपिटल होंगे और जो लास्ट वाला होगा इसमें सभी स्मॉल आएंगे। ठीक है, यानी जो शुद्ध गोल और पीला मटर होगा और लास्ट वाला जो होगा शुद्ध झुर्रीदार और हरा मटर होगा। तो एक प्रभावी विकसित और एक अप्रभावी अविकसित, ये दोनों आने चाहिए। अब हम इनके लक्षणों को लिखेंगे, इनका फिनोटाइप देखेंगे। तो फिनोटाइप में क्या देखना है कि जो बाहर से दिखता कैसा है। तो इसको अगर हम देखें तो ये गोल और पीला होगा, ये जो मटर होगा ये गोल पीला होगा और यह मटर होगा आपका गोल और यह भी पीला ही होगा, क्योंकि देखिए जो इसमें कैपिटल वर्ड होता है वही प्रभावी होता है। हम उसी को गिनेंगे, उसी को देखेंगे, उसी के लक्षण को लिखेंगे। स्मॉल वाई जो होता है वो अप्रभावी हो जाता है। तो अगर कैपिटल आर है वही होगा, प्रभावी होगा, गोल होगा। अगर कैपिटल वाई है तो वह पीला होगा। जहां पर स्मॉल आर दोनों होंगे तो वह झुर्रीदार हो जाएगा और जहां स्मॉल वाई होगा तो वह हरा हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो यह होगा गोल और पीला। हमको ये चीज ध्यान देना है कि हमारा जो ये रेशियो है 16 खानों का, हमको 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के अनुपात में ही लाना है, तभी हम सही कर पाएंगे। यहाँ देखिए आप गोल और पीला होगा, यह गोल होगा और पीला होगा, गोल पीला, यह भी गोल। और अब देखिए स्मॉल वाई है, यह क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई है, यानी इसमें कोई प्रभावी नहीं है। तो यह कैपिटल वाई से क्या होता है, पीला होता है, तो स्मॉल वाई से हरा हो जाएगा, गोल और हरा होगा। यह हो जाएगा गोल और पीला हो जाएगा, यह होगा गोल और हरा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यह भी होगा गोल पीला, गोल पीला, यहाँ भी होगा। देखिए स्मॉल आर दोनों हैं, तो जब स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आर में गोल होगा राउंड, तो यहाँ स्मॉल आर है यानी झुर्रीदार पिचके हुए मटर होंगे, तो यह हो गया झुर्रीदार। और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा, ये पीला होगा, झुर्रीदार होगा लेकिन पीला होगा। यहाँ क्या होगा, झुर्रीदार होगा और क्या होगा,
पीला होगा। यहाँ पर जो एक कैपिटल और एक स्मॉल आता है, अगर दो ये विषम अगर हेट्रोगैमी है तो ये ध्यान दीजिएगा कि वह पौधा होगा उसके जो लक्षण होंगे वह हाइब्रिड नस्ल के होते हैं, मतलब शुद्ध नस्ल नहीं होता है, वो हाइब्रिड होता है, जिसको देहाती भाषा में डंकल कहा जाता है। इसके बाद आएगा ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका मतलब ये होगा कि गोल, और कैपिटल वाई है इसमें पीला हो जाएगा, यह क्या होगा गोल, और स्मॉल वाई तो ये हरा होगा, ठीक है। और ये हो गया झुर्रीदार, यह क्या हो गया पीला, और यह क्या हो गया झुर्रीदार और हरा। तो पहला गोल पीला आना चाहिए, लास्ट वाला झुर्रीदार हरा। अब देखिए, अब हम इसका निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम गोल पीला देखेंगे कि कितना है। इसमें हम आएंगे गोल और पीला, ये कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नहीं है, तो गोल पीला कितना आया 9। अब हम आएंगे गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा देखिए, गोल हरा 1 2 2 1 3, अब नहीं है, तो गोल हरा कितना हुआ 3 हुआ। अब हम लेंगे झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार पीला लीजिए, झुर्रीदार पीला होगा आपका 1 2 और 3, कितने हुए 3 हुए। अब बचा हमारा झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, तो झुर्रीदार हरा एक ही बचेगा, तो कितना आया 9 3 12 3 15 16, यानी जो 16 लक्षण इसके आए हैं उसमें गोल पीला जो होगा वो 9 होगा, गोल हरा 3 होगा, झुर्रीदार पीला 3 और झुर्रीदार हरा 1, इस तरह से टोटल 16 लक्षण इसके आते हैं। तो यह जो होगा यह मेंडल का तीसरा नियम होता है, जो कि मटर के पौधों पर किया गया था, और इसमें 2 लक्षणों को उन्होंने साथ दिया था, और 2 लक्षणों का परिणाम यह हुआ कि इसमें टोटल 16 प्रकार के लक्षण आए, जिनका जो अनुपात था वो 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 का आया, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार कि जब जोड़े के लक्षणों को प्रभावी और अप्रभावी के रूप में एक साथ क्रॉस कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इनका फिनोटाइप होता है वो हमेशा 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के अनुपात में आता है। यह है मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र विभजन का नियम, इसे हम द्विसंकर क्रॉस का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ आता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यह है कि जो हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा है उसमें क्या कह रहा है कि जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षणों का जब क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। तो यह जो अपूर्ण प्रभाविता है यह इस नियम का विरोध करता है, और इसके अनुसार कि जब कभी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में क्रॉस होता है तो हमेशा दोनों के लक्षण साथ साथ अगली पीढ़ी में आते हैं। जैसे आप देखिए, एक गुलाब का होता है जिसे गुलाबास उसकी एक प्रजाति है, उसके रेड और वाइट 2 प्रकार के पुष्पों का जब क्रॉस कराया गया तो उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन था उसमें आर और वाई आया, मतलब क्या हुआ, लाल और सफेद का जो मिश्रण हुआ तो यह जो पौधा, ये जो पुष्प बना यह गुलाबी हो गया, ठीक है। तो यह कह रहा है कि जो प्रभावी लक्षण है वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं होता है, और प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का जब क्रॉस होता है तो उस सिचुएशन में अप्रभावी लक्षण का भी कुछ अंश उसमें आ जाता है, जिससे उसके लक्षण में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हो जाते हैं। तो यह अपूर्ण प्रभाविता है। सेकेंड है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता में क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि जब 2 लक्षण एक साथ
गमन करते हैं और जो अगली पीढ़ी होती है उसमें दोनों के लक्षण बराबर रूप में समान रूप में जो है वो प्रभावित करते हैं और परिलक्षित होते हैं, तो उसको सहप्रभाविता कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। जैसे अगर एक दंपति है, उसमें अगर माता या पिता का ए है और किसी का बी हो, जैसे पिता का ए माता का बी या माता का ए पिता का बी, तो क्या होगा कि जो उनके संतान होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे। अर्थात क्या हुआ कि ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप का मिश्रण यहाँ पर प्राप्त हुआ, दोनों के जो ब्लड ग्रुप के लक्षण है वो साथ साथ आते हैं, तो इसको सहप्रभाविता कहा जाता है। यह भी हो गया। इसके बाद आता है परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। परीक्षण क्रॉस में क्या होगा? परीक्षण क्रॉस कहता है कि जो प्रभाविता के नियम में जो पहला लक्षण आया था, जो हाइब्रिड लक्षण आया था, जैसे यह एक हाइब्रिड लाल है, न शुद्ध है और न ही अशुद्ध है, यह क्या है? हाइब्रिड लाल है। और वो ये कह रहा है इस नियम में कि जो यह हाइब्रिड नस्ल का लक्षण है, इसको अगर शुद्ध वाले से अगर हम क्रॉस कराते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर को हम कैपिटल आर से अगर क्रॉस कराते हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें जो इसका शुद्ध प्रजाति होगा वो 50% होगा और जो इसका हाइब्रिड प्रजाति होगा वो भी 50% होगा। यह पहला इसका रूल है। हम इसको देख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा क्या कि यह जो दो हुए हाइब्रिड हुए और जो दो हुए ये क्या हुए? प्योर हुए। ठीक है, तो अगर हम प्योर के साथ अगर क्रॉस कराएंगे तो 50% प्योर आना है और 50% हाइब्रिड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इम्प्योर के साथ करते हैं, अशुद्ध वाले के साथ, अप्रभावी के साथ करते हैं, जैसे आप देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों सिचुएशन में साथ रहेगा। इसके साथ अगर हम स्मॉल आर वाले को लेते हैं तो इसमें क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहाँ भी वही सिचुएशन बन रही है कि अगर हम अशुद्ध के साथ क्रॉस करते हैं तो 50% अशुद्ध आएगा और 50% हाइब्रिड आएगा। मतलब दोनों में हमने देखा कि इसमें भी हाइब्रिड 85% है, इसमें भी है, लेकिन अगर शुद्ध के साथ होगा तो वह शुद्ध 50% होगा, अगर अशुद्ध के साथ होगा तो अशुद्ध 50% होगा। मतलब ये दोनों सिचुएशन ये टेस्ट क्रॉस को परिभाषित करते हैं। इस तरह से हमारा आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। हम नेक्स्ट में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।